नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के चित्रकारिता के अंतर्गत व्यक्तित्व थे या मध्य प्रदेश के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में। आपको बता दूं, इतने लंबे समय से हमारे चैनल पर जो मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व की सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, उसका आज ये आखिरी टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी हाल में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपना नवीनतम अपडेट सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्वों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय व्यक्तित्व। और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, देखिए मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय व्यक्तित्व में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने दिमाग में नोट करनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको केवल समझते हुए चलना है। एक प्रकार के देखिए जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं आपके, ये सारे के सारे अधिकांश व्यक्तित्व आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर इन व्यक्तित्वों की बात की जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की जाती है तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय व्यक्तित्वों में सबसे पहला नाम आता है टंट्या भील का। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है एमपी की। देखिए टंट्या भील जो थे आपके, ये भील जनजाति के एक लड़ाकू योद्धा थे और ये युद्ध क्षेत्र में काफी ही ज्यादा कुशल थे। इनका प्रभाव आज भी भील जनजाति के भीतर कुछ इस प्रकार से छाया हुआ है कि आज भी अधिकांश जो भील जनजाति के घर हैं उन घरों में क्या है, टंट्या भील की पूजा की जाती है। ठीक है, आदिवासी लोग इनको एक देवता की तरह मानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। तो अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म हुआ है 1842 में खंडवा जिले के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा नामक गांव में। तो जन्म के बारे में याद रखिएगा, 1842 में खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़दा नामक गांव में क्या हुआ है, टंट्या भील का जन्म हुआ है। फिर देखिए टंट्या भील क्या थे, काफी ही ज्यादा युद्ध में कुशल थे। ठीक है, ये बहुत ही साहसी और बहुत ही वीर व्यक्ति थे। इनकी साहस एवं शौर्य का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्वयं अंग्रेजों ने टंट्या भील से खौफ खाकर, ध्यान दीजिएगा, स्वयं अंग्रेजों ने टंट्या भील से खौफ खाकर इन्हें इंडियन रॉबिन हुड्स की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है भारतीय लौह पुरुष या भारतीय शेर पुरुष। किसको कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जा सकता है। ठीक है, टंट्या भील को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस भारतीय को इंडियन रॉबिन हुड्स की उपाधि दी गई थी। फिर देखिए टंट्या भील की अदम्य साहस और वीरता को देखकर स्वयं
तात्या टोपे ने इनको गोरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया। गोरिल्ला युद्ध के बारे में आप तो जानते ही होंगे। आपने मध्य प्रदेश राज्य का सॉरी भारत का इतिहास पढ़ोगे जब आप, तब आप उसमें गोरिल्ला युद्ध के बारे में जानोगे। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत गोरिल्ला युद्ध क्या है? युद्ध की एक प्रणाली है। इसमें क्या किया जाता है? शत्रु सेना के ऊपर झुक्के से या पीछे से वार किया जाता है। इस प्रकार की युद्ध प्रणाली को अपनाने का कारण ये रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति रहता है उसके पास या तो सेना की कमी होती है या फिर दोनों सेनाओं के पास लड़ने के लिए आपस में कोई ऐसा स्थान नहीं होता। इसलिए क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए टंट्या भील के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आदिवासियों के मध्य टंट्या भील में ये माना जाता है, आदिवासियों के मध्य टंट्या भील के बारे में, कि टंट्या भील को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक समय में कम से कम 1700 गांवों की सभा लिया करते थे। अधिकांश आदिवासी झगड़ों को ये ग्राम सभाओं में ही सुलझा दिया करते थे। ठीक है, देखिए टंट्या भील ऐसे तो अंग्रेजों के हाथ आने वाले नहीं थे, इसलिए क्या करा अंग्रेजों ने टंट्या भील को पकड़ने के लिए एक चाल चली। इन्होंने इनके कुछ करीबियों को अपने तरफ मिला लिया और इस प्रकार टंट्या भील को पकड़ने में क्या हुआ है? ये सफल हुआ है। तो कुछ गद्दारों में जैसे जयचंद की वजह से अंग्रेज सरकार के द्वारा 1889 या 1890 भी होता है कहीं कहीं में टंट्या भील को फांसी की सजा सुना दी गई पकड़कर। ठीक है, और अगर हम बात करें टंट्या भील की निर्वाण प्राप्ति के बारे में कि कहां पर इनको निर्वाण प्राप्ति हुई, तो उस स्थान का नाम है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में ही क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। फिर अगर हम बात करें, देखिए फेमस पुरुष रहे हैं, इनकी एक स्मारक समाधि बनाई गई है और वो स्मारक समाधि है पाताल पानी में। तो याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए टंट्या भील भील जनजाति के एक बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत प्रसिद्ध योद्धा थे। ठीक है, ये बहुत ही साहसिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। इनकी अदम्य वीरता और साहस को देखकर स्वयं तात्या टोपे ने इनको गोरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। ठीक है, इनकी साहस एवं वीरता को देखकर स्वयं अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको इंडियन रॉबिन हुड, भारतीय लौह पुरुष या भारतीय शेर पुरुष की उपाधि दी गई। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में तो 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। फिर अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो धोखे से अंग्रेज सरकार द्वारा इनके कुछ गरीबियों को अपनी तरफ मिला लिया गया और इस प्रकार कुछ गद्दारों जैसे कि जयचंद की वजह से 1889 या 1890 में टंट्या भील को पकड़ लिया गया और पकड़कर इनको फांसी की सजा सुना दी गई और इस प्रकार इनकी मृत्यु जबलपुर में हो जाती है। अगर हम बात करें इनकी स्मारक समाधि के बारे में तो स्मारक समाधि है इनकी कहाँ? पाताल पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भीमाजी नायक के बारे में।
देखिए भीमा जी नायक जो थे ये भी भील जनजाति के टट्या भील की तरह ही एक प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया इन्होंने, संघर्ष किया। फिर अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में तो इनका जन्म हुआ 1840 में बड़वानी में। ठीक है, देखिए भीमाजी नायक, हाँ भीमाजी नायक जो थे आपके ये बिल्कुल टट्या भील की तरह ही क्या थे, एक प्रसिद्ध योद्धा थे। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से भारत की जनता को बचाने के लिए करीब 3000 सैनिकों की एक फौज खड़ी कर ली थी। बाद में अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको पकड़ लिया गया और पकड़कर इनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया गया था। बाद में इन्होंने एक वार्डन की नौकरी की और कुछ समय बाद ये फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। (1857) के अम्बापानी युद्ध में भीमाजी नायक की प्रमुख भूमिका थी। सतपुड़ा के जंगलों में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। फिर देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा वही स्वभाव भीमाजी नायक के प्रति अपनाया गया। भीमाजी नायक को भी क्या है, इसी प्रकार छल कपट से पकड़ लिया गया और पकड़कर उनको फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी की सजा के लिए इनको भेज दिया गया अंडमान निकोबार के काला पानी में। देखिए आप लोगों ने शायद सुना ना हो और किसी ने सुना भी हो, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। अंग्रेज सरकार के शासन काल में अंग्रेज सरकार द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उनकी एक प्रकार से साक्षात गवाह थी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित काला पानी नामक जगह। भारत के जितने भी लोग भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए या अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध करते थे, ऐसे लोगों की दृष्टि में जब अंग्रेजों के द्वारा ये अपराध सिद्ध हो जाया करता था तो कुछ लोगों को क्या था, काला पानी की सजा दी जाया करती थी। इसमें होता क्या करता था, देखिए जो भी व्यक्ति दोषी अपराधी सिद्ध हुआ करता था उसको अंडमान निकोबार के काला पानी में ले जाया करता था, जो कि एक जेल थी। और यहाँ पे जाकर जो भी व्यक्ति हुआ करता था उसको बहुत ही कठोर यातनाएं दी जाती थी, जैसे कि उसके अंग को भंग कर देना, उसके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल देना, उसके नाखून निकाल देना, कई प्रकार की उसको यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो भीमाजी नायक जो थे वो आदिवासियों के ऐसे प्रथम योद्धा थे। ठीक है, भीमाजी नायक को भी अंग्रेज सरकार ने पकड़कर धोखे से किसकी सजा सुनाई, काला पानी की। तो भीमाजी नायक आदिवासियों के प्रथम ऐसे योद्धा थे जिन्हें अंडमान निकोबार के काला पानी में दिसंबर 1876 को फांसी की सजा दी गई।
ठीक है। अंग्रेज सरकार जब भीमाजी नायक को सीधे ढंग से नहीं पकड़ पाई तो छल कपट का इस्तेमाल करके इन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, वही इनके किसी मुखबरी से इनकी खबर लेके, तो पकड़कर इन्होंने क्या है, इनको फांसी की सजा सुनाई और इनको अंडमान निकोबार के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। और वो इस प्रकार अंडमान निकोबार के काला पानी में फांसी की सजा पाने वाले आदिवासियों के पहले योद्धा थे। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनकी स्मारक समाधि के बारे में, तो बड़वानी में ही एक जगह है जिसका नाम है धावा बावड़ी। बड़वानी के धावा बावड़ी में इनका स्मारक बनाया गया है। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे भीमाजी नायक कंप्लीट। याद रखिएगा, भीमाजी नायक जो थे आपके, ये टंट्या भील की तरह ही एक प्रसिद्ध योद्धा थे। इनका जन्म 1840 में बड़वानी में हुआ था। ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। 1857 के अम्बापानी युद्ध में भीमाजी नायक की प्रमुख भूमिका थी। और एक बात और, उस समय क्या थे, तात्या टोपे वहां पर आए हुए थे। तात्या टोपे को इन्होंने नर्मदा पार करने में सहयोग प्रदान किया था। फिर अगर हम बात करें तो भीमाजी नायक को 29 दिसंबर 1876 में अंडमान निकोबार के काला पानी में फांसी की सजा सुनाई गई। और इस प्रकार वो आदिवासियों के पहले ऐसे योद्धा थे जिनको अंडमान निकोबार के काला पानी में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके स्मारक के बारे में, तो इनका स्मारक बनाया गया है बड़वानी के धावा बावड़ी में। आगे आते हैं हमारे खाज्या नायक। ठीक है। आगे आते हैं हमारे खाज्या नायक। देखिए, खाज्या नायक के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में। अगर हम बात करें इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम था गुमान नायक। फिर 1893 में, ठीक है, वर्ष 1893 में अपनी पिता गुमान नायक की मृत्यु के बाद ये सेंधवा घाट के नायक बने। देखिए, भीमाजी नायक जो थे, ये आदिवासियों के पहले ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे सीधे टक्कर ली थी। तो याद रखिएगा, भीमाजी नहीं, खाज्या नायक आदिवासियों के पहले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे सीधे युद्ध किया था। खाज्या नायक जनजातीय चेतना के ऐसे पहले प्रखर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ
सीधे विरुद्ध किया था। ठीक है, याद रहेगा। फिर 1857 के बड़वानी क्षेत्र के भीलों की कमान खाज्या नायक ने ही संभाली थी। देखिए, जिस प्रकार भीमाजी नायक के द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार से भारत की जनता को बचाने के लिए 3000 सैनिकों का एक दल बनाया गया था, उसी प्रकार खाज्या नायक के द्वारा भी अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने के लिए 200 सैनिकों का क्या था, एक दल बनाया गया था, जिसमें कम से कम 80 मकरानी, 50 बंदूकची और अन्य लोग भी शामिल थे। इसमें कुछ अरब लोग भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें खाज्या नायक की मृत्यु के बारे में, तो देखिए, खाज्या नायक जो थे ये एक जनजातीय चेतना से लबरेज व्यक्ति थे। एक दिन क्या हुआ, जब खाज्या नायक नदी में बैठकर सूर्य को नमस्कार कर रहे थे, तभी अंग्रेजों के द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया जिसका नाम था रोहित दीन। ठीक है, रोहित दीन ने खाज्या नायक की पीठ पर धोखे से गोली चला दी और इस प्रकार खाज्या नायक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये होगा हमारे खाज्या नायक। तो याद रखिएगा आप इनके बारे में। खाज्या नायक का जन्म हुआ था निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में। इनके पिता का नाम था गुमान नायक। 1893 में अपने पिता गुमान नायक की मृत्यु के बाद ये सेंधवा घाट के नायक बने। ठीक है, खाज्या नायक भी क्या थे, टाट्या भील और भीमाजी नायक की तरह एक बहुत ही साहसिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे सीधे टक्कर ली थी। ठीक है, सीधे सीधे टक्कर ली थी। और अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु देखिए, अंग्रेजों के द्वारा खाज्या नायक की मृत्यु के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था रोहित दीन। इसने खाज्या नायक की पीठ पर धोखे से गोली चला दी और खाज्या नायक की मृत्यु हो जाती है। और 1857 के भीलों की, देखिए 1857 के जो बड़वानी क्षेत्र के भीलों की कमान थी वो किसने संभाली थी, खाज्या नायक ने संभाली थी। इधर लिख लीजिए आप, 1857 के बड़वानी क्षेत्र के भीलों की कमान किसने संभाली थी, खाज्या नायक ने संभाली थी। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके खाज्या नायक कंप्लीट। आगे आते हैं हमारे बंसी कोल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य के जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनमें से कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि इतिहास से संबंधित हैं। जो इतिहास से संबंधित थे वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों की जो अन्य क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर हम बात करें बंसी कोल के बारे में, तो इनका जन्म हुआ 23 अगस्त 1949 को। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ ये जरूर याद रखना है, कहाँ जन्म हुआ था, भोपाल में। फिर देखिए, ये क्या है, भारतीय नाट्य मंच से संबंधित हैं। ये अंतरराष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक एवं लेखक के रूप में एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो जाते हैं क्या, आपके मध्य प्रदेश राज्य के जो जनजातीय व्यक्तित्व थे वो हो जाते हैं समाप्त। कुछ और व्यक्तित्व और बचते हैं आपके, अब उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, अच्छा नहीं रहेगा, आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, कुछ ही तो बते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं। इन लोगों को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। आगे आती है हमारी बेगम अगसरी बाई। बेगम अगसरी बाई जो हैं, देखिए इनको असगरी बाई के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात किस नाम से जाना जाता है, असगरी बाई के नाम से भी जाना जाता है। ये शास्त्रीय संगीत की बहुत ही महान गायिका हैं
और ये ध्रुपद गायन की क्या है, एक गायिका है, शास्त्रीय संगीत की बहुत ही महान गायिका है, ध्रुपद गायन से ये संबंधित है। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में तो याद रखिएगा जन्म हुआ था इनका छतरपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक जिले में। फिर लास्ट आते हैं हमारे ओम प्रकाश चौरसिया। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1940 को मध्य प्रदेश के सागर में। अगर हम बात करें ओम प्रकाश चौरसिया के बारे में तो ये एक विख्यात संतूर वादक है, ठीक है। संतूर आपने देखा होगा, एक प्रकार का ऐसा डब्बा सा टाइप का होता है, मतलब उस पर इस प्रकार से तार से बजाते हैं, ठीक है। नहीं होता तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इनका जन्म हुआ 15 दिसंबर 1940 को मध्य प्रदेश के सागर में, और ये क्या है, एक विख्यात संतूर वादक है। इनको अपने संतूर वादन की कला के लिए यूरोपीय देशों समेत अमेरिका, बांग्लादेश में आमंत्रित किया जा चुका है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश राज्य के जो जनजातीय व्यक्तित्व थे वो भी आपके समाप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारी इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की व्यक्तित्व की सीरीज चल रही थी वो भी हो जाती है अब आपकी समाप्त। अब आपके मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सारे व्यक्तित्व समाप्त हो जाते हैं, और इसके कुछ समय बाद मैं आपके लिए, अभी तक आपने जितने व्यक्तित्व पढ़े, देखिए 2 भागों में हमने बांटा था। पहले में हमने क्या पढ़ा, साहित्यिक व्यक्तित्व पढ़ा, और साहित्यिक व्यक्तित्व पर आधारित 28 नंबरों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ टेस्ट मैंने आपको थमा दिया था। इसके बाद ये अन्य व्यक्तित्व भी समाप्त हो चुके। अब कुछ समय बाद इनके ऊपर 44 नंबरों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ टेस्ट मैं आपसे यहाँ पे हल करवाऊंगा, और जैसे ही वो हल हुआ उसके बाद हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह समाप्त है, अभी समाप्त है, ठीक है। और उसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो अन्य क्षेत्र हैं उनके वहाँ पर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि इतिहास है मध्य प्रदेश का, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पर हम चलेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए ये तो ही पढ़ाई की बात, आज आपको कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप एक मोबाइल ले तो, ठीक है, अगर आप उस मोबाइल को दिन प्रतिदिन चार्ज नहीं करोगे, उसमें आप बैलेंस नहीं डलवाओगे, तो वो मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए जो वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, उस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 या 4 दिन का समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ एक लाइक मुझे अपने काम के प्रति 1000 गुना स्फूर्तिवान बना देता है। समझे आप लोग? आप लोगों को पढ़ाने के प्रति आपका एक लाइक मुझे 1000 गुना स्फूर्तिवान बना देता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ कुछ और लोगों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश राज्य के जो अन्य व्यक्तित्व हैं उन पर आधारित 44 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ।